चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, कि डेली 6:15 पर हम आपके सामने लाइव आते हैं और साइंस के फटाफट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे भाई जुड़ जाइए और आपके साइंस की क्लास को स्टार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से मेरे भाई जुड़ जाएं और सेशन को लाइक भी करिए। और देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज के सेशन का। आप सभी लोग जोरदार तरीके से मेरे भाई सेशन को लाइक भी कर दीजिए और देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइंस मेरे भाई मैराथन हमारा चल रहा है और आपको डेली ये क्लासेस मेरे भाई लगातार आपको मिलेगा। और इसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई, आप सभी लोगों को बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलता है सर। अच्छा, बोर्ड पीडीएफ आज से बोलेंगे मेरे भाई आप लोगों को दे दिया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह करके जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसी पर आपको पीडीएफ इसका मिलेगा। बोर्ड पीडीएफ भी वही मिलेगा और साथ साथ मेरे भाई इसकी पीडीएफ भी आपको डाल दिया जाता है। रोहित कुमार जी, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, आप सभी लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखेंगे मेरे भाई। तो चलिए, मेरी आवाज जा रही होगी, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दे मेरे भाई और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने मेरे दे रखा है और ये कहता है कि निम्नलिखित में से आपसे बोला गया कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी ग्रंथि हमारी ऐसी है, कौन सा ग्लैंड हमारा ऐसा है जो डक्टलेट्स ग्लैंड है। इसका मतलब है मेरे भाई ग्रंथि वाहिनी वीन कहने का मतलब है डक्टलेस। और हम कहेंगे ग्रंथि की बात अगर कही गई है तो आपको एक दो बात समझना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कि अगर हम ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की ग्रंथि ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक हमारा कैसा होता है, कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक हमारा बहिस्रावी ग्रंथि होता है। तो एक को हम लोग यहां पर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और दूसरा जो हमारा ग्लैंड होता है इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और याद रखना मेरे भाई कि इंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहां पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसको हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मामला यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है मेरे भाई, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हार्मोन को सिक्रेट करता है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसका, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक लाइन में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे वो किसको सिक्रेट करेगा, तो हार्मोन को सिक्रेट करता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये किसको सिक्रेट करेगा मेरे भाई, तो ये एंजाइम को सिक्रेट करता है। आपको ध्यान रखना है, यहां पर एंजाइम का ये सिक्रेशन करेगा और ये हमारा क्या करेगा मेरे भाई, तो यहां पर हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आपके सामने मेरे भाई ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। यकृत भी हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। पसीने की ग्रंथि हमारा यहां पर है। अंतःस्रावी ग्रंथि आपको दे रखा है और यहां पर गुर्दा दे रखा है। और याद रखना मेरे भाई कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा होता है, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, याद रखना मेरे भाई ये डक्टलेस होता है। ये कैसा होगा, कहेंगे ये हमारा डक्टलेस होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई वाहिनीहीन होगा। आप कहेंगे ये डक्टलेस ग्लैंड हमारा कहलाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो एक्सोक्राइन हमारे ग्लैंड होते हैं, ये कैसे होंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर इस एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये डक्टेड ग्लैंड होता है। ये कैसा ग्लैंड है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर डक्टेड ग्लैंड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो डक्टलेस ग्लैंड हमारा होता है ये कौन सा हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा मेरे भाई कि जो डक्टलेस हमारे ग्लैंड होते हैं वो कौन से होंगे, तो कहेंगे डक्टलेस वाले हमारे हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और जो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा वो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे मेरे भाई अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पर हार्मोन को सिक्रेट करने वाले, जैसे कि हमारा पीयूष ग्रंथि होता है, हमारे ब्रेन में है, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करता है मेरे भाई। और बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन हमारे पीयूष ग्रंथि से होता है। वैसे ही अधिवृक्क ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है मेरे भाई। उससे भी हमारे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जितने भी
ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करता है वो सभी के सभी मेरे भाई वाहिनीहीन होगा और उसको हम लोग एंडोक्राइन कहेंगे, एक लाइन में जान लीजिए। और मेरे भाई हम उसी को एक्जोक्राइन हम उसी को कहेंगे जो यहां पर एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, उसको हम यहां पर कहेंगे कि एक्जोक्राइन है। और जो एक्जोक्राइन ग्लैंड होगा मेरे भाई याद रखना ये डक्टेड होता है, यानी कि इसमें पाइप आपको होगा और पाइप के अंदर फ्लो होता है। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है जिसकी बात हम यहां पर करते हैं, कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं, और पैंक्रियाज को हम लोग अग्न्याशय कहते हैं, पैंक्रियाज को हम लोग यहां पर अग्न्याशय कहते हैं मेरे भाई। और याद रखना ये जो पैंक्रियाज हमारा होता है ये मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। इसको कौन सी ग्रंथि कहेंगे, एक लाइन में आप जान लीजिए किसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है मेरे भाई किससे हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा और साथ ही साथ इससे एंजाइम का भी सिक्रेशन होगा। तो पैंक्रियाज हमारा इंडोक्राइन भी है, एक्जोक्राइन भी है, डक्टेड भी है, डकलेस भी है। इस बात को जरूर याद रखिएगा क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करेगा, इसीलिए तो इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात भी आपको मेरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा। मंडे से चलेगा मेरे भाई, विशाल पासवान जी मंडे से सारे क्लासेस आपके चलेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने है, लेकिन हम आपसे बता देना चाहते हैं आपको मेरे भाई कि अगर हम यहां पर लीवर की अगर बात करते हैं, ये लीवर जो हमारा यहां यकृत दिख रहा है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि तो कहेंगे यहां पर ये सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़े बड़े ग्रंथि अगर बात करते हैं तो हमारा यहां पर यकृत होता है। और यकृत हमारा क्या करता है मेरे भाई, ये एक्जोक्राइन ग्लैंड होता है और इससे एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इसी तरीके से पसीने की ग्रंथि जिसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं मेरे भाई, स्वेट ग्लैंड में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जैसे कि हमारे आंख में भी आंसू निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है मेरे भाई, तो ये भी एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। और याद रखना कि ये सब हमारे एक्जोक्राइन ग्लैंड होंगे। ये सब कैसे ग्लैंड है तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर एक्जोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं ये कैसी ग्रंथि होगी तो ये एक्जोक्राइन ग्लैंड हमारा कहलाता है। ये भी हमारा कैसा होगा कहेंगे, ये भी हमारा यहां पर एक्जोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये सब एक्जोक्राइन ग्लैंड है। एक ही ग्रंथि इसमें ऐसी थी मेरे भाई जो कि हमारा इंडोक्राइन था, जो कि ऑप्शन आपको सी दे रखा है। बाद बाकी सभी के सभी मेरे भाई एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो गया। वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर में ही बाइल जूस का निर्माण होता है मेरे भाई। और बाइल जूस में आपको पता होगा कि मुख्य रूप से हमारा HCl रहता है और वह जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने में दे रखा है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है मेरे भाई, इसमें धातु भी होते हैं और धातु भी होते हैं और उपधातु भी मौजूद होते हैं। तो मेरे भाई आपको बताना है कि कितने अधातु होंगे, कितने उपधातु होंगे और कितने धातु होंगे, ये बात आपको बताना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जब कभी भी हम लोग पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, जब हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो 118 तत्व आपको नजर आते हैं। कितने तत्व मिलेंगे तो इसमें 118 तत्व आपको नजर आते हैं। और 118 तत्व में आपको याद रखना है मेरे भाई, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस 118 तत्व में दो ऐसे तत्व होते हैं मेरे भाई जो द्रव अवस्था में होता है। हम दो तत्व की यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई, दो तत्व हमारे ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं। ये किस अवस्था में होंगे तो याद रखना मेरे भाई, दो ऐसे तत्व होते हैं जो कि द्रव अवस्था में होते हैं। और साथ ही साथ ये दो तत्व की हम बात कर रहे हैं। और द्रव अवस्था में हमारा कौन कौन होगा कहेंगे, एक तो मरकरी होगा और दूसरा हमारा क्या होगा कहेंगे यहां पर ब्रोमीन होगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 118 तत्व में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि 11 एक ऐसे तत्व इसमें माने जाते हैं जो कि हमारा गैसियस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होगा क्योंकि ये हमारा गैस अवस्था में होता है, ये हमारे गैसीय अवस्था में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और गैसीय अवस्था के जो तत्व होंगे वो कौन होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 18वें ग्रुप के सभी एलिमेंट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हीनी अर्कर जेरन, मेरे भाई हीनी अर्कर जेरन हम लोग पढ़ते हैं, हीनी अर्कर जेरन की हम बात करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हमारा फ्लोरीन भी होगा, इसमें क्लोरीन भी होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि ये सब तो हमारे गैसीय है। नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, ये सब हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम कहेंगे यहां पर ये सब भी हमारे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारा एक और होगा इसमें, कहेंगे टोटल 11 को तत्व हमारे होते हैं। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और आगे अगर बात करते हैं मेरे भाई, जब दो तत्व हमारा यहां पर हो गया, 11 तत्व हमारा ये हो गया, तो जो रेस्ट मेरे भाई बचा वो कौन सा होगा, तो रेस्ट अगर इसमें से कोई बच गया है हम कहेंगे
13 यहां पर है, टोटल 118 होना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 105 तत्व की और बात करेंगे। और ये 105 तत्व मेरे भाई ठोस अवस्था में होता है। ये किस अवस्था में देखने को मिलेगा? तो आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। लेकिन आपसे बोला गया मेरे भाई कि पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो एक रफ आइडिया आपको पीरियोडिक टेबल का एकदम होगा मेरे भाई, कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। और पीरियोडिक टेबल में कम से कम मेरे भाई इतना बात आपको जरूर याद रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा यहां पर तो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन हमारा धातु होगा, और यहां पर मेरे भाई क्या होगा कहेंगे, यहां पर हमारा हीलियम होता है जो कि हमारे पहले आवर्त में आता है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो एक ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि हमारा धातु भी होगा और धातु भी होगा, उपधातु भी हमारे मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बॉर्डर लाइन तत्व कहलाते हैं। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर इसके अंदर में हमारा उपधातु मौजूद होता है। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा उपधातु मौजूद होगा, और उपधातु को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग यहां पर मेटलॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना मेरे भाई, संख्या की अगर बात करेंगे तो इसमें 7 हो जाएगा। और इधर अगर देखिएगा मेरे भाई तो हमारा कंप्लीट रूप से अधातु माना जाता है। अगर मेरे भाई इधर की ओर देखोगे तो इधर हमारा क्या होगा, कंप्लीट रूप से अधातु होगा। और इधर अगर देखो, इधर हमारा अधातु होगा, और इधर अगर देखोगे मेरे भाई तो ये हमारा कंप्लीट रूप से धातु होगा। तो कुछ ऐसे धातु हैं जो कि यहां पर प्रेजेंट है मेरे भाई, तो ये पी ब्लॉक होता है, इसको एस ब्लॉक कहेंगे, इसको पी ब्लॉक कहेंगे, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा एस ब्लॉक यहां पर है, हमारा पी ब्लॉक यहां पर है, हमारा डी ब्लॉक यहां पर है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें अधातु होंगे, जिसमें उपधातु होंगे, जिसमें धातु भी प्रेजेंट होंगे। तो याद रखना मेरे भाई कि अगर धातु, अधातु और उपधातु अगर तीनों अगर प्रेजेंट होंगे तो वह किस ब्लॉक में होंगे? तो एक लाइन में आपके आंसर आने चाहिए मेरे भाई, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं मेरे भाई यहां पर कि एफ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एफ ब्लॉक हमारा होता है ये हमारा क्या होगा, कहेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व को हम लोग कहते हैं। ये हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि एफ ब्लॉक की बात करते हैं, इसमें हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व की अगर बात करेंगे तो ये हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन अगर डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको कौन सा तत्व कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से याद रखना, अगर एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा एस ब्लॉक होता है इसमें हम कहते हैं कि दो तरह की चीजें आपको नहीं मिलेगी, एक तो क्षार धातु और दूसरा हमारा क्षारीय, हम कहेंगे क्षारीय मृदा धातु हमारा मौजूद होता है। तो एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट आपको देखिएगा धातु में नजर आएगा। लेकिन मेरे भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट उसमें धातु और धातु उपधातु तीनों होंगे। और एफ ब्लॉक में एक चीज आपको याद रखना मेरे भाई कि पूरे के पूरे एफ ब्लॉक में टोटल के टोटल 28 एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट होंगे, तो एफ ब्लॉक में मेरे भाई याद रखना टोटल के टोटल 28 एलिमेंट होता है। इसमें टोटल 28 एलिमेंट होगा। 14 एलिमेंट हमारे लेंथेनाइड्स होंगे और हमारा 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स होता है। इसमें मेरे भाई 14 की अगर हम बात करते हैं तो 14 हमारा इसमें एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहां पर लेंथेनाइड्स की अगर हम बात करते हैं, कितने तत्व हमारे लेंथेनाइड्स के होंगे, तो टोटल हमारा इसमें 28 होगा। और 28 में से आपको याद रखना मेरे भाई कि इसमें हमारा ये लेंथेनाइड की अगर बात करते हैं तो लेंथेनाइड हमारे कितने होंगे, तो लेंथेनाइड में हमारे 14 होंगे। और इसी तरह से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिनाइड्स में भी कितने तत्व होंगे, तो यहां भी 14 तत्व होंगे। लेकिन एक बात हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जो एक्टिनाइड्स हमारे होते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो एक्टिनाइड्स हमारे होते हैं ये 80 से ऊपर वाले परमाणु भार वाले होते, परमाणु द्रव्यमान वाले होते हैं। और जो 80 से ऊपर परमाणु द्रव्यमान वाले होते हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें जितने भी तत्व होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे मेरे भाई, हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चंस तो बहुत तरह का बनता है, लेकिन आप प्यार से पढ़ोगे तभी जाकर के आपको हर चीज क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मेरे भाई। और अगर इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने है कि भोजन को फाड़ने और काटने की बात कही जा रही है मेरे भाई। तो भोजन को चबाते भी हैं, भोजन को काटते भी हैं, भोजन को फाड़ते भी हैं। आप सभी लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। आप सभी लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है कि भोजन
फाड़ते और काटते समय कह रहा है कि हम किस दांत का इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला चीज तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके दांत की बात होती है, जब आपके टिथ की बात होती है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि दांत अगर हमारा बना हुआ है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, तो कहेंगे एक लाइन में आप जान लीजिए, ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट होगा हमारा, लगभग इसमें 85% हमारा कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। लेकिन इसके अलावे भी देखिएगा मेरे भाई, हम कहते हैं इसके अलावे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें मौजूद होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारा मौजूद होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो याद रखना मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहां पर 15% में नहीं, 15 नहीं 10% आपको कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेरे भाई, ये 10% होगा। और 5% में मेरे भाई अदर मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, इसमें अदर मिनरल्स वगैरह भी मौजूद होंगे, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो 5% में हमारा अदर मिनरल्स वगैरह भी आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दांत में, ये दांत की यही कहानी होती है। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, दांत की अगर संख्या की अगर हम बात करेंगे, टोटल दांत की संख्या कितनी होगी, तो मेरे भाई 32 होना है। और 32 दांत की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसी में हम कहेंगे कुछ काटने वाला होगा, कुछ फाड़ने वाला होगा, कुछ चबाने वाले दांत होते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे भाई हमारा दो गो अपर और लोअर जॉ होता है। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, आपके फेस में कितने जॉ हैं, तो एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है। ऊपर वाले को अपर जॉ, नीचे वाले को लोअर जॉ कहते हैं। तो मेरे भाई अपर जॉ हमारा यही कहलाता है। इसको हम लोग कौन सा जॉ कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर अपर जॉ के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो अपर जॉ होता है मेरे भाई वो मूवमेंट नहीं करता है। तो जो अपर जॉ होता है मेरे भाई ये मूवमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब जो हिला नहीं उसको मैक्सिला कहते हैं। इसका मतलब ये हिलता नहीं है मेरे भाई, तो जो हिला नहीं उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जो हिला नहीं उसको मैक्सिला के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो एक लाइन में आप जान लीजिए, इसको मैक्सिला कहते हैं। और जो हिल गया उसको हम लोग लोअर जॉ कहते हैं, ये हमारा लोअर जॉ कहलाता है। और जो लोअर जॉ होता है मेरे भाई ये हिल जाता है, इसका मतलब मेरे भाई जो हिल जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना यही हिलता ही है। और जो हिल जाता है इसको हम लोग मैंडेबल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मैंडेबल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिला उसको हम कहते हैं, जो हिला नहीं उसको मैक्सिला कहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम लोग इसमें अरेंज अगर हम लोग करते हैं, टीथ को अगर अरेंज करते हैं, तो पहले तो अपने जॉ को 4 भाग में आप बांट दीजिए। जब 4 भाग में बांटेंगे मेरे भाई, तो किसी एक भाग के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे दो को हमारा ऐसा दांत होगा जिसकी हम अगर बात करना चाहते हैं मेरे भाई, यहां पर ऐसे करके हमारा ये 2 दांत होगा। उसके बाद हम नुकीला दांत जो कैनाइन होता है, और इसके बाद मेरे भाई यहां पर प्रीमोलर, फिर हमारा क्या होगा कि यहां पर मोलर होगा। ऐसे करके 2 गो, फिर हमारा 3 गो वाला होता है। तो आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला तो हमारा इंसीजर हो जाएगा, फिर हमारा कैनाइन होगा, फिर हमारा प्रीमोलर होगा, फिर हमारा क्या होता है मोलर होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर इंसीजर की अगर हम बात करते तो इंसीजर हमारा कहां है, तो कहेंगे कितने होंगे, तो इंसीजर हमारा 1 2, फिर यहां भी 1 2, फिर यहां भी 1 2, फिर यहां भी 1 2। इसका मतलब टोटल इंसीजर कितने, तो कहेंगे 8 हो जाएगा। एक साइड में अगर 2 है तो चारों साइड मिलाकर के 8 हो जाएगा। कैनाइन अगर 1 है मेरे भाई नुकीला दांत, तो कहेंगे 1 हमारा चारों तरफ होगा, तो हम कहेंगे कैनाइन कितने, तो कहेंगे 1 1 करके होगा, तो हमारा ये 4 हो जाएगा। और प्रीमोलर में 2 गो दांत आपको दिख रहा होगा, तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां। इसका मतलब मेरे भाई प्रीमोलर की संख्या भी आपको कितना, तो 8 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मोलर की अगर बात करेंगे, तो मोलर मेरे भाई 1 2 3 की बात करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। मेरे भाई इसमें 3 3 दिख रहा है, 3 3 एक साथ है, इसका मतलब ये 12 हमारा हो जाएगा। टोटल अगर जोड़ लोगे तो ये टोटल 32 दांत होंगे। इसी में सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबका अपना अपना फंक्शन है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंसीजर की बात करते हैं तो इसका काम होता है मेरे भाई भोजन को काटता है, ये भोजन को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है मेरे भाई, तो भोजन को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कैनाइन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये क्या करता है, भोजन को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मांसाहारी जीवों में मेरे भाई कैनाइन्स दांत होते हैं। और मोलर और प्रीमोलर की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चबाने में यूज होता है। ये दोनों केस में तो मेरे भाई चबाने में इस्तेमाल होता है। तो आपसे फाड़ना और काटना बोला गया है, तो कैनाइन और इंसीजर ही होगा मेरे भाई। तो कैनाइन और इंसीजर कहां दिख रहा है, तो कैनाइन और इंसीजर, इंसीजर और कैनाइन, ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होंगे मेरे भाई वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, और ये लेफ्ट के क्वेश्चन है। आपको बताने हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करने वाले हैं।
क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के भार की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति का जो भार है हमारा लिफ्ट में देखना है, कहां पर, तो लिफ्ट में देखना है, अपने भार का वो दूना हो जाता है, यानी कि जितना उसका भार है वो डबल देख रहा है लिफ्ट में जाकर के। वैसे उसका भार मेरे भाई अगर 50 किलो होगा तो 50 किलो होना चाहिए, लेकिन जब वह लिफ्ट में चढ़ा तो उसका भार मेरे भाई 100 किलो हो गया, यानी कि दोगुना हो गया। ऐसा कौन सी स्थिति में ऐसा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई जल्दी से एक बार बता दीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करेंगे। एक बार फास्ट आपको बताना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। तो ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो एक काम करना पड़ेगा तुमको, कुछ टर्म है, कुछ चीज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहां पर कहना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर हम लिफ्ट की बात करते हैं, एक समान वेग से चाहे ऊपर चाहे एक समान वेग से नीचे की तरफ जब भी लिफ्ट जाती है, तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, अगर हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम कहते हैं कि एक समान वेग से, एक समान वेग से मेरे भाई लिफ्ट की हम बात करते हैं ऊपर, या फिर अगर हम नीचे की अगर बात करते हैं, तो याद रखना ऐसे में डायरेक्ट तुम आंसर कर सकते हो कि वस्तु का जो भार होगा मेरे भाई लिफ्ट के अंदर, वस्तु का जो भार होगा वह किसके बराबर, तो कहेंगे वस्तु का भार वास्तविक भार के बराबर होगा, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। वस्तु का भार वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा, जितना एक्चुअल में है उतना ही मिलेगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशंस हमारा कहता है कि एक समान वेग होना चाहिए, एक समान वेग होना चाहिए, ना वेग घटेगा ना वेग बढ़ेगा, वेग एक समान रहेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तब आप अपने आप को फील करेंगे हमारा जो हमारा जो एक्चुअल वेग है, हमारा जो एक्चुअल वेट है वही हमको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक बार और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम दूसरे कंडीशंस पर लेकर के चलते हैं, और दूसरा कंडीशंस हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई, और आप ध्यान रखना कि जब भी लिफ्ट के कंसेप्ट आते हैं तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ये मान लेते हैं कि एक तरफ हमारा लिफ्ट फिक्स है, और लिफ्ट में मेरे भाई ये हमारा कंप्लीट रूप से ये हमारा लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि कोई आदमी यहां पर हमारा बैठा हुआ है, और ये आदमी, इस आदमी का जो भार होगा वो किधर होगा मेरे भाई, तो नीचे होगा। हम लिफ्ट को मेरे भाई, मेरा मन कर रहा है कि लिफ्ट को हम ऊपर की तरफ भेजें। अगर हम लिफ्ट को ऊपर की तरफ भेजेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि ए त्वरण से जी त्वरण से ए बराबर जी, यानी कि ए त्वरण ए बराबर जी अगर हम कर देते हैं, जो ए त्वरण है वो हमारा जी के बराबर हो गया। हम कहेंगे मेरे भाई जब हमारा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस लिफ्ट को उठाने वाला जो बल ऊपर की तरफ खींचने वाला होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा होगा, तो हम कहेंगे वो टी तनाव बल होगा जो कि इस लिफ्ट को उठा करके ऊपर लेके जा रहा होगा। और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं करना है, इसमें नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन आपको कर देना है, और एफ बराबर एम ए लगा दीजिए, नेट बराबर हमारा एम ए हो जाएगा। लेकिन ये नेट होगा, ये एफ बराबर एम ए नहीं होगा, ये नेट फोर्स बराबर एम ए होगा। अब नेट कहने का मतलब है कि आप मेरे भाई टी को देखिए, वो तनाव भी एक प्रकार का बल है और आपका भार भी एक प्रकार का बल होता है। जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब तनाव बल ज्यादा होगा और भार आपका क्या होगा, कम होगा, तभी वो उठा है। इसका मतलब है कि नेट कहने का मतलब जब ऊपर जाएगा तो टी माइनस एम जी करेंगे, और जब नीचे जाएगा तो मेरे भाई एम जी माइनस टी करेंगे। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें से इसको घटा करके नेट लिखेंगे। इसका मतलब है मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर टी माइनस एम जी जो होगा वह बराबर एम ए हो गया। और फाइनली मेरे भाई यहां से अगर हम टी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो टी बराबर हमारा क्या होगा, कहेंगे एम ए प्लस में एम जी हो जाएगा। अब यहां पर गौर से देखो मेरे भाई, आपके आंसर्स यहीं छुपे हुए हैं। अब यहां पर गौर से देखो कि हमारा जो भार है मेरे भाई वो कितना है, एम जी है। दुनिया में जितने भी वस्तु आप देखते होंगे मेरे भाई, सभी वस्तु का भार एम जी ही होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ चीज अगर जुट रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि हमारा भार तो ज्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि जो ए है वो किसके बराबर हो रहा है, तो जी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम टी बराबर यहां पर कि एम ए प्लस में एम जी अगर हम देखते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई कि इस ए के जगह पर, इस ए के जगह पर जी रख सकते हैं, क्योंकि ये जी के बराबर क्वेश्चंस में आपको कह रहा है ऐसा रखने के लिए। तो हम कहेंगे ए के जगह पे जी रख दीजिए और ये एम जी हो गया। पहले भार आपका एम जी था, अब भार आपका 2 एम जी हो गया। बताओ मेरे भाई आपका भार दो गुना हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कैसे हुआ दो गुना? जब आप मेरे भाई जी त्वरण से जब आप ऊपर की ओर जाने लगे। इसका मतलब है मेरे भाई कि आप जी त्वरण से किधर जाने लगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब जाने लगे तब आपका भार आपको दोगुना फील होने लगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो बताए हैं इसी को फॉलो करिएगा और तुम्हारे लिफ्ट के हमेशा क्वेश्चंस बनेंगे।
आगे अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो यहां पर कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है हमारा कौन होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि कंप्यूटर हमारा, याद रखेंगे मेरे भाई, 0 और 1 को ही समझता है, दूसरा किसी भी चीज को नहीं समझता है। तो कोडिंग हम लोग 0 1 में करते हैं, लेकिन जो हमारा लैंग्वेज होता है, हमारा कौन सा लैंग्वेज को आसानी से ये पढ़ लेता है, समझ लेता है, कहेंगे हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आने की संभावना हर एक एग्जाम में रहती है। सामान्य कोशिका में बोला गया, एग्जाम में एकदम आने की संभावना रहती है, ये क्वेश्चन एकदम आने की संभावना रहती है और एक लाइन में आपका हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब कह रहा है कि डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह। तो मेरे भाई डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपके सामने दे रखा है। तो मेरे भाई एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम डीएनए की अगर हम बात करते हैं, जिसको डी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और डीएनए से क्या बना, तो कहेंगे डीएनए से हमारा आरएनए बना और फिर आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। ये बात दोनों ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल होता है, उल्टा भी होता है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से हमारा डीएनए भी बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब ये डीएनए से आरएनए बनता है मेरे भाई, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब उल्टा हो जाता है मेरे भाई, तो इसी का नाम रिवर्स हो जाता है। ये हमारा यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाने लगता है। सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, उल्टा होगा तो ये उल्टा ही हो जाएगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारा कहलाता है। अब दूसरी बात है कि आरएनए से मेरे भाई ये क्या बनेगा, तो आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर ट्रांसलेशन कहते हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, ये एक ही रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, ये सिर्फ यही बनेगा, इसमें उल्टा नहीं होता। इसमें उल्टा होगा लेकिन इसमें उल्टा नहीं होगा। एक और चीज आपको याद रखना मेरे भाई, अगर डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए यहां पर आपको दिख रहा है, और अगर डीएनए से डीएनए भी बनता है, इसी डीएनए से, जब इसी डीएनए की हम बात करते हैं, डीएनए डीएनए जब हमारा सेम होगा, तो डीएनए से डीएनए अगर बनता है मेरे भाई, इसको रेप्लीकेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको मेरे भाई यहां पर रेप्लीकेशन कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए, क्वेश्चन कई बार मेरे भाई किसी भी तरीके से आपके सामने में आ सकता है। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो डीएनए से आरएनए पूछा है, यानी आपको डीएनए से आरएनए में पूछा गया, तो डीएनए से आरएनए में जाएंगे तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उल्टा जाएंगे तो नीचे वाला टर्म बोलेंगे। तो मेरे भाई डीएनए से आरएनए जाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन कहां पे है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो होंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन के, फिर हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको बताना है मेरे भाई कि संवेग होता है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि अगर हम संवेग की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो अगर किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है और उस वस्तु में अगर वेग होता है, तो इस वस्तु का अपना संवेग होता है। देखिए किसी भी वस्तु का अपना संवेग होता है, आप निकाल सकते हैं अगर उसके द्रव्यमान और वेग आपको पता है। तो मेरे भाई अगर हम संवेग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो संवेग को हम पी से दिखाते हैं और इसके द्रव्यमान में इसके वेग से गुना कर दीजिए, संवेग निकल जाएगा। दूसरी बात आपको समझना है मेरे भाई, ये तो पहली बात आपका हो गया। दूसरा बात आपका ये होता है कि संवेग में परिवर्तन अगर बोलेगा, संवेग में परिवर्तन सिर्फ बोलेगा मेरे भाई, तो संवेग में परिवर्तन को डीपी से दिखाते हैं। और ये संवेग में परिवर्तन जो होता है मेरे भाई, ये आवेग के बराबर होता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। और आवेग मतलब इंपल्स होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई पूछता है कि संवेग में परिवर्तन तक काम नहीं चलेगा, संवेग में परिवर्तन की दर बोल देगा। यहां पर ये दर बोल दिया, और संवेग में परिवर्तन की जब दर बोलता है तो ये किसके बराबर, तो बल के बराबर। और इसको लिखने का इसका मैथमेटिकल जो रिलेशंस होता है मेरे भाई वो कैसा होगा, तो कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर को डीपी कहेंगे, सॉरी संवेग में परिवर्तन को डीपी कहेंगे। अगर किसी का भी दर अगर होता है मेरे भाई, तो उसमें टाइम से हम डिवाइड करते हैं, और वह किसके बराबर, तो वह बल के बराबर। तो एफ बराबर डीपी में dt। और फाइनली मेरे भाई यहीं से हमारा F बराबर ma आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिलेशंस है हमारा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये मेरे भाई किसका, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा न्यूटन का, ये न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करते हैं मेरे भाई, एक लाइन में आप जान लीजिए, ये सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ से ही गति के समीकरण के बारे में पता चलता है। और इसीलिए मेरे भाई संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। और ये न्यूटन गति का दूसरे नियम से ये निकल करके आता है। तो बताइए मेरे भाई, संवेग में परिवर्तन नहीं है, संवेग में परिवर्तन की दर है।
दर की बात कर रहा है तो दर में तीसरे वाले में जाएंगे और तीसरा वाला हमारा किसके बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी के बराबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाई, एक और मैथमेटिकल रिलेशन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग यहां पर मेरे भाई त्वरण की बात करते हैं तो ये हमारा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। वेग में जो परिवर्तन होगा डीवी, दर मतलब समय से डिवाइड कर दिए, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो कहेंगे त्वरण हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और भी कंडीशंस तो बहुत सारे हैं, आपको एक एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक एक चीज समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर हम ये कह दें कि किसी भी वस्तु का वेग अगर बढ़ता है तो याद रखना त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। अगर त्वरण का मान पॉजिटिव हो गया तो इसको हम लोग त्वरित गति कहते हैं। इसको हम लोग कौन सी गति कहेंगे मेरे भाई, तो इसमें त्वरित गति कहेंगे। और अगर हम यहां पर कहें मेरे भाई, दूसरा पॉइंट भी आप जान लीजिए, अगर किसी भी वस्तु में अगर मान लेते उसका वेग अगर घट रहा है, तो अगर किसी भी वस्तु का वेग घटेगा तो समझ लेना कि उसमें क्या होगा, ब्रेक लगा है। और जब ब्रेक लगेगा तो उसका वेग घटना शुरू करेगा। और जब मेरे भाई वेग अगर घटेगा तो याद रखना त्वरण का मान यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव त्वरण को हम लोग यहां पर हम कहेंगे नेगेटिव त्वरण नहीं पढ़ेंगे, और इसी को हम लोग यहां पर मंदित गति कहते हैं। इसी को हम लोग कैसा गति कहेंगे, मंदित गति कह देंगे। और तीसरा स्टेटमेंट याद रखना कि अगर वेलोसिटी किसी भी वस्तु का अगर वेग एक समान होगा तो हमेशा के लिए याद रखना मेरे भाई कि अगर वेग एक समान होगा तो एक्सीलरेशन का मान यहां पर 0 होगा। पूरे मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। आप पूरा मेरे भाई जब जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तब ये चीज आपके सामने आएगा। इसमें एक दो कहानी और छुपा हुआ है जो कि मेरे भाई बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान पॉजिटिव। अगर ये मेरे भाई बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कोई भी चीज अगर बढ़ता तो वो पॉजिटिव ही होगा। अगर ये पॉजिटिव तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव। तो मेरे भाई दोनों सेम दिशा में हो जाएगा। अगर आपको ये कोई कहता है कि हम कहते हैं किसी भी गाड़ी का अगर वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस सेंस से हमें यह भी पता चलता है मेरे भाई कि वेग और त्वरण की जो दिशा होगी वो एक ही दिशा होगी। यहां पर मेरे भाई किसकी हम बात करते हैं, वेग तथा त्वरण की हम बात करते हैं। तो यह भी ध्यान में रखना है, वेग तथा त्वरण की जो दिशा होगी, वेग तथा त्वरण की अगर दिशा की अगर हम बात करते हैं तो दिशा एक समान होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिधर वेग उधर ही त्वरण हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब इसमें ऐसा हुआ है तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर हमारा कैसा, तो नेगेटिव त्वरण की बात करते हैं। और जब वेग घटता है मेरे भाई तो हम कहेंगे त्वरण हमारा नेगेटिव होगा। और ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि वेग की अगर बात करते हैं तथा त्वरण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो वेग तथा त्वरण हमारा एक दूसरे के क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर विपरीत हो जाता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे एक दूसरे के यहां पर विपरीत हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये विपरीत हो जाता है। और जब एक समान वेग से चलेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कहेंगे मेरे भाई त्वरण का मान हमारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, दूध का पीएच मान किसको नहीं पता, और दुनिया में मेरे भाई हमको लगता है कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया तुम सोच नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन बता दो मेरे भाई कि सर्च लाइट में कैसा दर्पण परावर्तन तल के रूप में हमारा प्रयोग होता है। मेरे भाई सर्च लाइट की ही सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपको एक दो बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम सर्च लाइट की अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे भाई यहां पर सर्च लाइट की अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि अगर हम लोग हेडलाइट की अगर बात करते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। सर्च लाइट हो गया या फिर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है हम उसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई। सर्च लाइट हो गया, गाड़ी का जो हेडलाइट हो गया, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई इन सब में जो हमारा दर्पण लगा हुआ रहता है वो कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर किसका, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर कनकेव मिरर कहते हैं। और याद रखना जो कनकेव मिरर हमारा अवतल दर्पण का होता है मेरे भाई, ये प्रकाश को एक जगह जमा करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एक एक लाइन मेरे भाई क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। और अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, इससे बड़ा, छोटा और समान आकार का तीनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण मेरे भाई तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। इससे बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, इससे छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, साथ ही साथ मेरे भाई इससे समान आकार का भी प्रतिबिंब देता है। ये आपको यहां पर समान आकार का भी प्रतिबिंब देता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। इसमें बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, समान आकार का भी प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण की कहानी है। तो आप कहेंगे मेरे भाई यहां पर कैसा दर्पण परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा, तो कहेंगे अवतल दर्पण हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर हम लोग यहां पर समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में जान लीजिए मेरे भाई, जिस समतल दर्पण की हम बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर प्लेन मिरर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको यहां पर हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और प्लेन मिरर जो समतल दर्पण होता है मेरे भाई, ये हमेशा ही कैसा प्रतिबिंब देता है, आपको ध्यान रखना है,
हमेशा ही ये काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। हमेशा कैसा, तो काल्पनिक, काल्पनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आभासी कह देते हैं। और याद रखना जो काल्पनिक होगा वो कैसा, तो कहेंगे सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही साथ मेरे भाई ये समान आकार का प्रतिबिंब देता है। ये कैसा, तो कहेंगे यहां पर ये समान आकार का प्रतिबिंब देगा। और साथ ही साथ याद रखेंगे मेरे भाई ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। ये दर्पण के किधर, तो कहेंगे ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और जब दर्पण के पीछे होगा तो काल्पनिक ही होगा। और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई सबसे फेमस क्वेश्चन इसका ये है, इससे बना प्रतिबिंब मेरे भाई पार्श्व उल्टा होता है। इससे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, कहेंगे पार्श्व उल्टा। उसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अगर मेरे भाई उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, या फिर याद रखना मेरे भाई ईएनटी के जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। चलो यहीं पर हम लिख देते हैं, जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, अगर ईएनटी डॉक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा किसका इस्तेमाल करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे ईएनटी के जो डॉक्टर वगैरह भी होते हैं वो भी हमारा, ईएनटी मतलब क्या होगा, ईयर नोज और थ्रोट, यानी कहने का मतलब हमारा नाक कान गला का जो डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करता है। उत्तल दर्पण की जो कहानी है मेरे भाई ये हमेशा हमेशा की तरह मेरे भाई याद रखना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे एक लाइन में जान लीजिए मेरे भाई सीधा होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस अब उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब देता है, बड़ा का सोच नहीं सकते हैं, ये हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब देता है। हमेशा छोटा प्रतिबिंब का ये निर्माण करता है। एक लाइन में आप जान लीजिए हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब देगा, कभी बड़ा कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से देखना मेरे भाई, क्या देखना, 7.4 तो होता है। ये दूध का पीएच मान आपसे पूछा गया, दूध का पीएच मान तो इतना ही होता है। मिल्क का जो पीएच करा, तो ये ब्लड की बात करेंगे मेरे भाई। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क की अगर बात करेंगे तो 6.4 से लेकर के 6.8 ये डेटा है, याद रख लो। अगर पीएच वैल्यू 7.4 किसका होगा, तो याद रखना हमारे ब्लड का होता है। किसका मेरे भाई, तो ब्लड का। सही कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है। और 7 से अगर कम हो जाएगा मेरे भाई तो हम कहते हैं उसको, हम कहेंगे अम्लीय होगा। 7 से ऊपर होगा तो हमारा क्षारीय होता है। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है कि प्रकाश वर्ष के बारे में बोला गया। एक बात समझ लीजिए मेरे भाई, प्रकाश वर्ष जो हमारा होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा। एक लाइन में आप जान लीजिए ये दूरी का मात्रक होता है। और इसी तरीके से अगर हम प्रदीप्ति की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो प्रदीप्ति हमें यहां पर दिख रहा है, अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, यहां जो प्रदीप्ति आपको दिख रहा है, इस प्रदीप्ति को हम लोग इल्यूमिनेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इल्यूमिनेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो प्रदीप्ति हमारा इल्यूमिनेंस होता है मेरे भाई, याद रखना इसका फॉर्मूला पे, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछता है। और इसको हम लोग यहां पर कहते हैं, ये हमारा ज्योति फ्लक्स की हम बात करेंगे मेरे भाई। किसकी बात करेंगे, ज्योति फ्लक्स, और डिवाइडेड बाय हम यहां पर एरिया की बात करेंगे। तो ज्योति फ्लक्स अपॉन में एरिया होगा। और ज्योति फ्लक्स जो हमारा यहां पर होता है मेरे भाई, इसको हम लोग कहेंगे, इसका यूनिट हमारा ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का यूनिट हमारा ल्यूमेन होता है। और एरिया का यूनिट तो पता ही होगा कि मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग लक्स कहते हैं मेरे भाई। तो प्रदीप्ति जो हमारा यहां पर, प्रदीप्ति का जो यूनिट होगा वो लक्स कहलाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी मेरे भाई ये समय आपको पता ही होगा। और यहां पर प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, तो एक रिलेशन मेरे भाई यहां पर और जान लीजिए कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, ये समानुपाती होता है किसका मेरे भाई, तो याद रखना एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है। आयाम के स्क्वायर का होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने ये बोला गया जो उत्प्लावन बल होता है मेरे भाई, तो उत्प्लावन बल का कंसेप्ट कहां देखने को मिलता है। उत्प्लावन बल का जो कंसेप्ट है मेरे भाई, द्रव और गैस में होता है और ठोस में नहीं होता। एक लाइन में जान लीजिए। और अगर आप किसी ठोस वस्तु के किसी द्रव या गैस में जब डुबाते हो तो उसके भार में आभासी कमी फील होती है, वही हमारा बॉयंसी होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा मेरे भाई कि मान लेते कि यहां तक हमारा क्या है, तो कहेंगे कोई द्रव पदार्थ हमारा भरा हो। समझना गौर से, क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर हमारा कोई द्रव पदार्थ हम कह दिए कि हमारा भरा हुआ। इस द्रव पदार्थ में मेरे भाई किसी ठोस पदार्थ को जब इसमें डुबाया जाता है तो पता चलता है मेरे भाई कि इसका जितना पार्ट पानी के अंदर डूबा होगा, इसका जितना पार्ट पानी के अंदर मेरे भाई डूबा होगा, यानी इतना पार्ट पानी के अंदर डूबा है, इसका जितना पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ होगा मेरे भाई, उसका जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। तो पूरा का नहीं लेंगे, इधर का नहीं लेंगे, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। यानी कि इसी
पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी, और इसी को उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसी को हम लोग यहां पर उत्प्लावन केंद्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा उत्प्लावन केंद्र कहलाता है, और इसी को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। इसी को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। और दूसरी बात आपको यह समझना मेरे भाई कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमारा ये होता है, जिस सेंटर ऑफ बॉयंसी की हम बात करते हैं, इस पर हमारा क्या होगा, कहेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी पर मेरे भाई क्या लगेगा, कहेंगे यहीं पर हमारा, यहीं सेंटर ऑफ बॉयंसी पर हमारा यहां पर बॉयंसी फोर्स लगेगा। और बॉयंसी फोर्स हमेशा नीचे से किधर लगेगा, तो ऊपर लगेगा, यानी कि ये हमारा बॉयंसी फोर्स होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ उसका जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाता है, जिसको हम लोग यहां पर उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ये द्रव्यमान केंद्र नहीं है, उत्प्लावन केंद्र हमारा कहलाता है। अब ये बॉयंसी फोर्स होता कितना है ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चंस तो आपके बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉयंसी फोर्स हमारा कितना होता है, एक लाइन में आप जान लेना मेरे भाई कि जो बॉयंसी फोर्स होता है ये हमारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि विस्थापित जो द्रव का भार होता है मेरे भाई, उसी विस्थापित द्रव के भार को अगर नाप लेते हैं तो विस्थापित द्रव का जो भार जितना होगा उतना ही हमारा यहां पर क्या काम करेगा, तो बॉयंसी फोर्स काम करता है। और पूरा का पूरा बॉयंसी कहां लगता है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो हमारा सीबी है वहीं पर हमारा काम करता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि जब पानी में इस वस्तु को जब डुबाए आप होंगे तो यहां से पानी विस्थापित हुआ होगा, तो यहां से जो पानी विस्थापित हुआ है तो विस्थापित पानी का जो हम कहेंगे केंद्र होगा वही तो मेरे भाई इसका भी केंद्र होगा। इसलिए कहते हैं मेरे भाई कि उत्प्लावन का केंद्र अगर आपसे पूछा गया है तो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र का संपाती होगा, यानी कि जो विस्थापित पानी होगा मेरे भाई, यहां का पानी ही हमारा यहां से निकला होगा, इसका जो केंद्र होगा मेरे भाई वही हमारा हम कहेंगे बॉयंसी का केंद्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा उत्प्लावन बल कितना होता है, तो कहेंगे इतना होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और इस क्वेश्चन के आंसर करके आपको बताना है। कह रहा है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो मेरे भाई आवृत्ति का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा होता है। आवृत्ति का फॉर्मूला हमारा सी अपॉन में लैम्डा होता है। तो सी हमारा क्या है मेरे भाई, तो यहां हम कहेंगे तरंग की जो गति है उसको हम लोग रखेंगे और इसी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 340 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो 340 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और नीचे जो मेरे भाई वेवलेंथ की बात कर रहा है, जिस तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, तो वो तो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मेरे भाई यहां पर 2 सेंटीमीटर की अगर ये बात कर रहा है तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको एक यूनिट में बदलना है। आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर बन जाएगा। और फाइनली हम लोग यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, वेवलेंथ की जो वैल्यू दे रखी है इतना, हम कहेंगे मीटर वाला वैल्यू को यूज करेंगे तो 2 नीचे आएगा और 100 मेरे भाई यहां पर ऊपर चला जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जब इसको आप कट करोगे तो यहां पर आपका 170 हो जाएगा। फाइनली जब इसको गुना करोगे तो 17000 आपके सामने आ जाएगा। और आवृत्ति की यूनिट मेरे भाई हर्ज में होती है, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 17000 हर्ज निकल करके आएगा और ऑप्शन नंबर हमारे ए करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जब कभी भी क्वेश्चंस आपको आवृत्ति का पूछेगा, मोस्टली मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सबसे पहला आवृत्ति का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हम लोग कहते हैं मेरे भाई। और दूसरा जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, यहां पर कहते हैं कि सी अपॉन में लैम्डा। और तीसरा जो हमारा आवृत्ति का फॉर्मूला होता है ये 1 अपॉन में आवर्तकाल होता है। मेरे भाई किसी का भी यूनिट देखेगा तो हमारा हर्ज ही होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली कि वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है। मेरे भाई अगर आयतन अस्थाई रहेगा तो आयतन अस्थाई मतलब क्या हुआ, आयतन अस्थाई मतलब वॉल्यूम का मान तो कांस्टेंट होगा। अगर मेरे भाई वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है, आयतन अगर अस्थाई होता है, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। कैसा प्रोसेस कहेंगे मेरे भाई, तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आपसे प्रक्रिया पूछा गया, प्रोसेस पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना कि वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होगा, जब भी मेरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग लेकर के आएंगे। और इसी आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसी आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। याद रखना मेरे भाई
इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस बोले या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है। और हिंदी में अगर इसको आप पढ़िएगा मेरे भाई तो आप हिंदी में भी कह सकते हो कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोमेट्रिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं उसमें आयतन अगर निश्चित होगा, इसको हम लोग समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसको सम आयतनिक प्रक्रम हम लोग कहते हैं मेरे भाई। इसको कैसा प्रक्रम कहेंगे तो इसको हम लोग यहां पर सम आयतनिक प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए, और इसमें मेरे भाई इसके आंसर छुपे हुए हैं। आप यहां पर गौर से देखिए, सम आयतनिक मतलब सम का मतलब एक समान, आयतन का मतलब आयतन, तो कहेंगे सम आयतनिक मतलब एक समान आयतन की बात कर रहा है। और यहां पर एक समान आयतन लिखा हुआ है मेरे भाई, तो याद रखने में भी आपको आसानी होगी और आप कहेंगे ये सम आयतनिक प्रक्रम हमारा कहलाता है। तो जो भी प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना होता है मेरे भाई, वो यही प्रोसेस हम लोगों को देखना होता है। इसके अलावे भी प्रोसेस हमारा होगा। अगर मेरे भाई यहां पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम नियत तापमान पर देखना चाहते हैं, अगर नियत तापमान पर जो प्रोसेस हमारा होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब हमारा कांस्टेंट होता है, इस प्रोसेस पर अगर हम लोग तापमान अगर हम लोग देखते हैं प्रोसेस को, तो याद रखना इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसको हम लोग कैसा कहेंगे तो इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये कैसा प्रोसेस है मेरे भाई, तो याद रखना ये यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा कहलाता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो समतापी प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें मेरे भाई याद रखना टेम्परेचर एक समान होता है, यानी कि नियत तापमान बोले तो तापमान एक समान होता है। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं मेरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस की, अगर हम बात करते हैं, एक चीज हम और बताना चाहेंगे आपको, याद रखना मेरे भाई, वो भी बहुत काम का चीज है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और जो रुद्धोष्म प्रक्रम हमारा होता है, ये डेटा याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। याद रखना रुद्धोष्म प्रक्रम में मेरे भाई उष्मा संचरण का मान 0 होता है। इसमें क्या 0 होगा, तो एक लाइन में कहना कि उष्मा संचरण, जिसको आप हीट ट्रांसफर कहते हैं मेरे भाई, जिसको आप यहां पर हीट ट्रांसफर के नाम से आप जान रहे हो, ये हमारा अगर हीट ट्रांसफर अगर कहलाता है, तो जो उष्मा संचरण 0 यानी कि हीट ट्रांसफर की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगी। और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई, इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है ये हमारा चेंज कर सकता है। याद रखना टेम्परेचर जो होगा मेरे भाई, ये हमारा टेम्परेचर में बी चेंज, यानी कि टेम्परेचर हमारा यहां से चेंज कर सकता है, ये बात याद रखना। यहां पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, आपको लगेगा मेरे भाई ना तो उष्मा जाएगी ना तो उष्मा आएगी, उष्मा संचरण का मान अगर 0 हो जा रहा है इस प्रोसेस में, तो तापमान तो एक समान रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस में मेरे भाई तापमान की अगर हम बात करते हैं तो तापमान बढ़ता है, घटता है, फिर एक समान होता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, टेम्परेचर इस प्रोसेस में हमारा चेंज कर सकता है, इसलिए मे बी चेंज हम लिखे हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में एक रिलेशंस होता है, और उस रिलेशंस को भी आप याद रखिए मेरे भाई, और ये आपको भीड़ से अलग करेगा, और इसीलिए हम यहां पर नोट करके ये पॉइंट को मेंशन कर देते हैं मेरे भाई। ये भी हम नोट करके यहां पर एक पॉइंट को मेंशन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। अगर मेरे भाई हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, इस आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर स्लोप हम लोग पीवी डायग्राम में देखते हैं तो डीपी अपॉन में डीपी हमारा डीवी अगर माइनस पी बाय भी होता है। उतना भी अगर समझ में नहीं आता तो आप इन दोनों में रिलेशंस को ही याद रख लो, काफी हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर अगर हम एडियाबेटिक स्लोप की अगर हम बात कर लेते हैं, एडियाबेटिक स्लोप की अगर बात करें, किसका स्लोप किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो जो एडियाबेटिक स्लोप हमारा होता है मेरे भाई, ये यहां पर हम कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे यहां पर गामा टाइम्स, यानी कि गामा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इस गामा से हम कहेंगे आइसोथर्मल स्लोप होता है। इससे आइसोथर्मल स्लोप की हम बात करते हैं, ये आइसोथर्मल स्लोप आपका होता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, एडियाबेटिक स्लोप जो होता है हमारा आइसोथर्मल स्लोप से ज्यादा होगा, क्योंकि गामा से इसमें गुणनफल किया हुआ है। तो आप इस रिलेशंस को कम से कम याद रख सकते हो, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो मेरे भाई, इसको तुम ध्यान में रखना। आगे और भी दे रखा होगा मेरे भाई, समदाबी प्रक्रम में दाब एक समान होता है, और जब दाब एक समान होगा तो उसको आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला है कि सोडियम धातु को किसमें संग्रहित करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नहीं तो सोडियम हमारा मेरे भाई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये बहुत जल्दी क्या करता है मेरे भाई, नमी के साथ रिएक्शंस कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको किसमें रखते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। मेरे भाई विटेकर की अगर बात करते हैं, आरएच विटेकर की बात करते हैं मेरे भाई, तो जीवों को 5 भागों में इन्होंने क्लासिफाई किया था।
RH विटेकर की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, RH विटेकर की अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना ये सब क्वेश्चंस कई बार आता है। RH विटेकर ने जीवों का क्लासिफिकेशन किया मेरे भाई। जीव जंतु की अगर हम बात करते हैं तो जीव जंतु को क्या किया मेरे भाई, तो जीव जंतु को 5 भागों में इन्होंने बांटा। जीव जंतु को कितने भागों में, तो 5 भागों में। 5 भागों में जो बांटने का काम किया मेरे भाई, 5 भागों में बांटा। ये कौन बांटा, तो आप यहां पर कह सकते हो RH विटेकर ने बांटा, इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये जो जीव जंतु को 5 भागों में बांटा गया मेरे भाई, उसी की हम यहां चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मोनेरा की बात करेंगे, और याद रखना मेरे भाई, इस मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स कोशिका का बना, ये प्रोकैरियोट सेल का बना होता है। ये किसका बना होता है मेरे भाई, तो याद रखना ये प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है मेरे भाई, याद रखना उसमें केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होगा, तो कहेंगे इसमें केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रक भी इसमें डेवलप नहीं करेगा, यानी कि केंद्रक इसमें डेवलप नहीं करेगा, इसमें लाइसोसोम नहीं होगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है, कुछ नहीं होगा लेकिन इसमें राइबोसोम होता है। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है, इसमें राइबोसोम सिर्फ होता है, बाद बाकी मेरे भाई इसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम ये सब कुछ भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ नहीं होता है। तो मेरे भाई मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी में हम कहते हैं मेरे भाई कि मोनेरा संघ के अंतर्गत ही हमारा साइनोबैक्टीरिया वगैरह आता है। इसी के अंतर्गत हमारे क्या होंगे, तो प्रोकैरियोटिक्स में मेरे भाई यहां पर साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया हमारा होगा मेरे भाई, इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो ब्लू ग्रीन हमारा अलगी होता है मेरे भाई, याद रखना ये फोटोसिंथेसिस खुद करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और यह सोपोसी भी माना जाता है। इसी तरीके से मेरे भाई और भी क्लासिफिकेशन इन्होंने इनके द्वारा किया गया, तो पहला वहां, तो दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा यहां पर प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे। अगर मेरे भाई प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, तो जो प्रोटिस्टा है ये हमारा यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। ये किसका, तो एक लाइन में याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल का बना होता है मेरे भाई, इसमें केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा, इसमें सब कुछ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी प्रोटिस्टा के अंतर्गत मेरे भाई यूग्लिना की हम बात कर लेते हैं। यहां पर यूग्लिना की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, अमीबा की मेरे भाई बात करते हैं। पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव होंगे, और ये प्रोटिस्टा में हमारा आता है। इसके अलावा भी उन्होंने क्लासिफिकेशन जब किया मेरे भाई, तो यहां पर फंगी की हम बात करते हैं। फंगी में यहां पर सभी कवक शामिल थे। और चौथे की अगर बात करते तो हमारा यहां पर प्लांट की बात करेंगे, और प्लांटी में सभी प्लांट शामिल थे मेरे भाई। और पांचवा अगर एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां जो एनिमिलिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें सभी एनिमल शामिल थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी के सभी हमारे यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। केवल और केवल मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया मेरे भाई, वह कितने भागों में, 5 भागों में। और क्वेश्चन में पूछा कि किसमें बताइए कि कंप्लीट रूप से मेरे भाई नाभिक नहीं होता है, तो किसमें केंद्रक नहीं होगा, तो केवल और केवल मोनेरा में नहीं होगा। इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका यहां पे राइट हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। आगे चलते हैं, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो आपसे यह बोला गया कि वर्क डन बाय द रोटेशंस, यानी कि घूर्णन के द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा। क्या यह हमेशा ऋणात्मक, क्या यह हमेशा शून्य, क्या यह हमेशा धनात्मक, मेरे भाई क्या तीनों हो सकता है। आपको मेरे भाई ये बताना है कि घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा। तो घूर्णन द्वारा किया गया कार्य, यहां पर 2 तरह की बातें आती है कि अगर हम लोग घूर्णन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो घूर्णन में एक रोटेशन की बात कर रहा है कि आधे रोटेशन की बात कर रहा है कि कितना रोटेशन की बात कर रहा है, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है मेरे भाई। लेकिन आपको ये मान करके यहां चलना है मेरे भाई कि जब कोई वस्तु घूर्णन की अगर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो घूर्णन की बात कर रहा है। तो जब भी घूर्णन करेगा मेरे भाई, तो याद रखना है कि जब भी घूर्णन गति करेगा, जाहिर सी बात है ये एक सर्कुलर पाथ पर गति करेगा। किस पर, तो कहेंगे ये हमारा सर्कुलर पाथ पर गति करेगा। और जब सर्कुलर पाथ पे गति करेगा मेरे भाई, तो हमेशा याद रखना, हमेशा टर्म हम लिख रहे हैं, हमेशा का मतलब हमेशा होता है, हमेशा बल तथा विस्थापन की अगर हम बात करते हैं, तो हमेशा बल तथा विस्थापन के जो बीच कोण बनेगा, हमेशा बल तथा विस्थापन के बीच कोण का मान, थीटा का मान 90 डिग्री
डिग्री ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर थीटा का मान 90 डिग्री ही हमेशा अगर होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास कार्य का फॉर्मूला हम कहेंगे मेरे भाई एफ एस कॉस थीटा हमारा होता है, और एफ हमारा बल है, एस हमारा विस्थापन है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा, वही थीटा यहां पर है। तो बताइए मेरे भाई कि किसी भी सूरत में कहीं पर भी अगर हमारा कोई भी चीज अगर घूर्णन गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है एफ एस रहने से भी क्या होगा, क्योंकि मेरे भाई थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है ये टर्म जीरो हो जाएगा, हम कहेंगे किया गया कार्य हमेशा ही जीरो हो जाएगा, यानी कि आप हमेशा ही शून्य कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी सर्कुलर पाथ की बात करता है, जब भी घूर्णन गति की बात करता है, तो याद रखना बल और विस्थापन के बीच में हमेशा 90 डिग्री ही कोण बनेगा, इसके किसी भी बिंदु की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्य का मान हमेशा आपको शून्य मिलने वाला है। अगला देखते हैं मेरे भाई, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो बताइए मेरे भाई उस समय क्या होती है। तो जब सरल आवर्त गति करने वाले यहां पर क्या है, तो मेरे भाई कण की बात कही गई है, तो सरल आवर्त गति कौन करता है, तो कहेंगे सिंपल पेंडुलम की हम बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहां पर हम सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं, और जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है मेरे भाई जो सरल आवर्त गति करेगा, अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ये हमारा आवर्त गति ऐसे करेगा, यानी कि कहने का मतलब आप सीधा समझिए ये हमारा कभी ऊपर जाएगा तो कहेंगे ऐसे करके हमारा सरल आवर्त गति करेगा, लेकिन हमारा ये बॉब जो है मेरे भाई कभी यहां रहेगा तो कभी वहां रहेगा, ये लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और सेम मेरे भाई इधर भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर होगा। तो आपको बोला गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण जब अपनी गति के अंतः बिंदु से गुजरता है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से जब गुजरता है, कहां से मेरे भाई एक्सट्रीम पोजीशंस की हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई एक्सट्रीम पोजीशंस को यहां पर इंडिकेट कर रहा है। अगर एक्सट्रीम पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो इस एक्सट्रीम पोजीशन से ऊपर हमारा नहीं जाएगा, जब ऊपर नहीं जाएगा तो यहां पर गति का मान जीरो हो जाएगा, और आपसे तो यही पूछा गया है कि अपनी गति के अंतः बिंदु से जब वह गुजरता है मेरे भाई तो बता दीजिए कि वेग का मान क्या होगा, क्योंकि वेग का मान हमारा यहां पर शून्य हो जाएगा। वेग का मान हमेशा क्या होगा, तो कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर वेग का मान शून्य होता है। वेग का मान यहां पर मध्य स्थिति इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, ये हमारा मध्य स्थिति होता है, मीन पोजीशंस को कहते हैं, और यहां पर वेलोसिटी का मान हमारा क्या होगा, तो कहेंगे मैक्सिमम होता है, यहां पर वेलोसिटी का मान मैक्सिमम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, कोयले के किस वर्ग में आपसे बोला गया है कि कोयले के किस वर्ग में कार्बन सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो याद रखना मेरे भाई सबसे अच्छा कार्बन का परसेंटेज हमारा किसमें होगा, तो कहेंगे एंथ्रासाइट में होता है, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला भी हमारा कौन होगा, तो कहेंगे एंथ्रासाइट ही होता है। आपको पता होगा मेरे भाई हमारे इंडिया में एंथ्रासाइट यूज नहीं होता है, अमेरिका वगैरह में इसका भरपूर यूज होता है, क्योंकि अमेरिका में मेरे भाई ऊपर में ही मिल जाता है। हमारे यहाँ 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जब अंदर खुदाई करेंगे मिट्टी के अंदर, आप सोचिए खुदाई ऐसे करना तो बहुत डिफिकल्ट है, मिट्टी के अंदर अगर 8-9 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर खुदाई करेंगे तब ये हमारा एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। तो पता चलेगा मेरे भाई इस कोयला को आप खोदने के लिए, इस कोयला को निकालने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको कुछ वहां पे सब कुछ आपको लॉस हो रहा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमारे इंडिया में नहीं होता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई इसमें कार्बन का परसेंटेज 95% के आसपास हमारा होता है। इसके बाद कार्बन का परसेंटेज हमारा किस में होगा, तो बिटुमिनस में होगा। इसके बाद हमारा इसमें होगा, पीट में सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, इसका कोई यूज नहीं करता है, इसमें लगभग 40% ही हमारा क्या कहेंगे यहां पर हमारा कोयला होता है। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की आप पहचान करिए मेरे भाई जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बच्चों के बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना है, यहां पर आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जिस ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये जो ग्रोथ हार्मोन हमारा दे रखा है, इस ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन मेरे भाई किसी में ज्यादा अगर हो जाता है तो याद रखिएगा मेरे भाई वो हमारा लंबा हो जाता है, जिसको गिगनेटिज्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर गिगनेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि यहां पर लंबा हो गया। अगर मेरे भाई बात करते हैं कि अगर इसका सिक्रेशंस अगर यहां पर कम हो जाता है, अगर सिक्रेशंस कम होगा, इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर ड्वार्फिज्म कहेंगे, और ऐसे में आदमी बौना हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है हमारे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को ही ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को ही हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर हमारे ये हो जाएंगे। बाद में क्या आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है मेरे भाई फीमेल हार्मोन होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मेन जो फंक्शंस होता है मेरे भाई ये क्या करता है, तो याद रखना गर्भाशय की दीवार में ये क्या करेगा मेरे भाई, जब गर्भाशय की दीवार की हम बात करते हैं तो जो गर्भाशय की दीवार होती है,
गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गर्भाशय की दीवार में क्या करेगा, तो यहां पर संकुचन पैदा करता है, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे फीमेल के अंदर मिल्क सिक्रेशंस के लिए, मिल्क सिक्रेशंस के लिए याद रखना मेरे भाई, जो मिल्क सिक्रेशंस के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स होता है उसको क्या करता है, कहेंगे मेमरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, फीमेल सेक्स हार्मोन हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है मेरे भाई, और साथ ही साथ ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड का विकास करता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की बात करते हैं मेरे भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन पे था, और हम कहेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो उसी को ग्रोथ हार्मोन हम कहेंगे। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है मेरे भाई, ये सबसे अधिक होता है, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो सब लोग जानता होगा कि 2.42 होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो हमेशा सघन होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो हमेशा विरल होता है। और एक रिलेशंस मेरे भाई आप जान लीजिए, हम लोग स्नेल्स लॉ की बात करते हैं, अगर मेरे भाई यहां पर स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपन में साइन आर होता है। साइन आई अपन में क्या करेंगे, तो इसको हम लोग साइन आर लिखेंगे, यहां पर साइन आई अपन में साइन आर लिखेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है अगर हमें दूसरे का निकालना है पहले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मेरे भाई कि ए का हमें क्या चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखने का तरीका होता है म्यू ए अपन में म्यू बी लिखेंगे मेरे भाई। जिसके रिस्पेक्ट में हमेशा निकालेंगे उसको बाद में लिखते हैं, और बाद वाला टर्म हमारा हमेशा सापेक्ष वाला होता है, तो ए वाला हमारा निकल रहा है और बी के सापेक्ष, तो बी हमेशा नीचे और ए हमेशा ऊपर, ये लिखने का तरीका होता है। तो स्नेल्स लॉ का रिलेशंस भी आपको ध्यान होना चाहिए, और याद रखना मेरे भाई अपवर्तनांक की वैल्यू से ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सघन है कौन विरल है। तो आपका ये 20 क्वेश्चंस मेरे भाई अभी आपका खत्म हो जाता है, और आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे आपको 25 क्वेश्चंस देने का, क्योंकि 20 क्वेश्चन का ही स्लाइड बना हुआ था, 25 क्वेश्चंस का स्लाइड हम बनवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से आपको 25 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, अभी मेरे भाई थोड़ी देर के बाद आपका रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और आप रीजनिंग की क्लासेस को एंजॉय करेंगे। हम कोशिश करेंगे मेरे भाई इसमें क्वेश्चंस वगैरह और ढंग का थोड़ा डालें, ताकि आप लोग अगर करें तो इसको और आपको फायदा हो पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।